अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, मिरर। रिचल और टॉम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रिचल ने डार्क चॉकलेट केक लिया और फिर दोनों कुछ ही दिन पहले बनी अपनी फ्रेंड सेरेना के घर डिनर पर जाने के लिए निकल गए। टॉम और उसकी बीवी रिचल दोनों एक स्टेट एजेंसी चला रहे थे और दोनों की मुलाकात सेरेना से एजेंसी में ही हुई थी। सेरेना को अपने घर का एक पोर्शन किराए पर देना था, इसीलिए वो टॉम और रिचल की एजेंसी में आई थी। रिचल और टॉम दोनों फ्रॉड थे। असल में उनकी एजेंसी बिल्कुल ठप थी। वो सर से पैर तक कर्जे में डूब चुके थे। 1.5 महीने तक कोई किराएदार न मिला, मगर दोनों मियाँ बीवी ने सेरेना को दोस्ती के जाल में ज़रूर फांस लिया। सेरेना 40 साल की एक बेवा थी और उसके शौहर ने बहुत बड़ा घर उसके लिए छोड़ा था। सेरेना की कोई औलाद नहीं थी। दुनिया में वो बिल्कुल अकेली थी और इसी का फ़ायदा टॉम और रिचल ने उठाया। जब से उन्होंने सेरेना का घर देखा था, उनके मुंह में पानी भर आया था। उन दोनों ने शैतानी प्लान बनाया और जानबूझकर सेरेना को ऐसे किराएदार दिखाए जो उसे पसंद नहीं आते, और इतने ही दिनों में उन्होंने सेरेना से दोस्ती बढ़ाकर उसके पीठ पीछे चालाकी से जाली सेल एग्रीमेंट उससे साइन करवा लिए और सेरेना को हवा भी नहीं लगने दी। कैमरून फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होकर काफ़ी खुश थी। इससे पहले वाले घर में वो परेशान थे क्योंकि वो घर उनकी फैमिली के हिसाब से छोटा था। कैमरून फैमिली में 2 भाई थे, एलेक्स और सैम। छोटे भाई सैम ने ऊपर का पोर्शन लिया था, जबकि एलेक्स ने नीचे का। सैम की फैमिली में 3 लोग थे, सैम, उसकी बीवी मार्था और बेटी जेनिफर। जबकि एलेक्स की फैमिली में वो खुद, उसकी बीवी एमिली और 3 बेटे माइक, एडम और एंडी थे। घर सेट करने के बाद उन लोगों ने एक बड़ा डिनर अरेंज किया, जिसमें रिश्तेदारों के अलावा करीबी दोस्तों ने भी शिरकत की। सब ने कैमरून फैमिली के नए घर को बहुत पसंद किया। घर बेहद शानदार था। सब लॉन में मौजूद थे। बारबेक्यू चल रहा था। एंडी चार्ल्स के बेटे क्रिस को अपनी नई कार के बारे में बता रहा था, जो कि 2 दिन पहले ही अंकल सैम ने उसे गिफ्ट की थी। फिर वो क्रिस को छोड़कर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया ताकि कार लाकर क्रिस को दिखा सके। क्रिस नीचे लॉन में ही एंडी का इंतज़ार करने लगा। एंडी दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसकी कार टेरेस पर थी, जहाँ वो सुबह अपने डैड के साथ खेल रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर उसे सामने दीवार पर लगे फुल साइज के मिरर में अपना आप नजर आया, मगर वो तेजी से मुड़कर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गया। कड़ाक की आवाज पर वो रुका और वापस उतर आया। सामने कॉरिडोर बिल्कुल खाली थी और मिरर में सिर्फ एंडी नजर आ रहा था। एंडी सर झटककर मुड़ा और सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कड़क। अब की बार जो एंडी ने मिरर की तरफ देखा तो उसे वहां एक साया सा नजर आया, बिल्कुल उसके बराबर में। एंडी ने गर्दन घुमाकर अपने साइड में देखा, मगर वहां कोई नहीं था। एंडी ने फिर मिरर की तरफ देखा। साया अब भी वहां मौजूद था। लगता है कोई चीज मिरर पर लग गई है, मॉम को बताना पड़ेगा, एंडी ने खुद से कहा और मिरर की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि मिरर पर क्या लगा हुआ है। फिर ज्यों ही वो मिरर के पास पहुंचा, डर से उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह चीख मारने के लिए खुला, मगर कड़क की आवाज के साथ मिरर में नजर आने वाली चीज ने एंडी को मिरर के अंदर खींच लिया। क्रिस ने थोड़ी देर तो एंडी का वेट किया, मगर फिर जब काफी देर हो गई थी तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा।
डिनर स्टार्ट हो गया और सब डिनर में बिजी हो गए। किसी ने नोट ही नहीं किया कि एंडी नहीं है। फिर रात को सबके जाने के बाद एलेक्स और एमिली सब बच्चों को गुड नाइट कहने उनके रूम्स में गए तो एंडी का रूम बिल्कुल खाली था। उन्होंने बाथरूम चेक किया, वो भी खाली था। दोनों चौंके और सारे रूम्स चेक किए मगर एंडी नहीं मिला। फिर उन्होंने सैम और मार्था को एंडी के बारे में बताया तो वो लोग भी एंडी को ढूंढने लगे मगर वो नहीं मिला। अगले रोज़ उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में एंडी के गुम होने की कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस अपने काम में लग गई। इधर एंडी के गायब होने के 2 दिन बाद एडम अपने रूम में लेटा हुआ था कि उसे एमिली की आवाज़ आई, एडम बेटा ज़रा आंटी मार्था के रूम से मेरा आईपैड ले आना, मैं वहीं भूल आई हूँ। ओके मॉम, अभी लाया, एडम ने ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहा और बेड से उतरकर रूम से बाहर आया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कॉरिडोर में कदम रखते ही एडम ठिठक कर रुक गया। सामने मिरर से कुछ दूरी पर एंडी खून में लथपथ पड़ा था। एंडी ने तड़पते हुए मदद के अंदाज में अपना खून भरा हाथ एडम की तरफ बढ़ाया। एडम बेइख्तियार दौड़कर उसकी तरफ आया और ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। कॉरिडोर में बिछे कालीन में उसके पैर उलझ गए थे। एडम उठा और एंडी की कमर के आसपास अपने बाजू डालकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा मगर वो एंडी को हिला भी नहीं सका, बल्कि एंडी को उठाने के बजाय वो खुद जमीन पर गिर पड़ा। एडम दूसरी बार उठा और घुटनों के बल बैठकर एंडी के सर के नीचे हाथ डालकर उसको उठाने लगा। एकदम एंडी ने अपने दोनों हाथों से एडम के कॉलर पकड़े और उसका मुंह अपने ऊपर झुकाया। एडम की नज़र जो एंडी के चेहरे पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। कड़कड़ की आवाज़ के साथ एंडी के सफ़ेद बर्फ जैसे हाथों ने आगे बढ़कर एडम का मुंह बंद कर दिया और फिर पूरी ताकत से एडम की गर्दन को साइड में घुमा दिया। कड़क के साथ एडम की गर्दन एक तरफ ढलक गई और फिर कड़कड़ की आवाज़ के साथ वो चीज़ एडम को मिरर के अंदर ले गई। कैमरून फैमिली ने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके ख्याल में किडनैपर उनके बच्चों को अगवा कर रहा था और 2 दिन में वो यहाँ से जा रहे थे। मार्था सारा सामान नीचे ले आई थी। अब सब लोग एक साथ नीचे ही रुके हुए थे। सैम, मार्था, जेनिफर तीनों को अपने गले में क्रॉस पहनने की आदत थी। शायद वो अभी तक इसीलिए बचे हुए थे। इस वक्त मार्था ने जो अपनी गर्दन को देखा तो वहाँ उसकी चेन मौजूद न थी जिसमें क्रॉस डला हुआ था। सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो रहे थे डिनर के लिए। मैं अपना क्रॉस लेकर आती हूँ, वो बाथरूम में है, मैंने नहाते वक्त उतारा था, मार्था बोली। डिनर के बाद ले आना, सैम ने कहा। ओके, मार्था बोली और फिर सब डिनर करने लगे। एमिली और मार्था ने डिनर के बर्तन समेटे। जेनिफर भी उनका साथ दे रही थी। मैं अभी आई अपना क्रॉस लेकर, मार्था बोली और हाथ धोकर ऊपर जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने रूम के दरवाजे पर पहुंची और हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गई। कड़क एक जोरदार आवाज़ पर मार्था चौंक कर उल्टे कदमों बाहर आ गई मगर वहाँ कोई नहीं था। सामने मिरर में मार्था खुद नजर आ रही थी। जैसे ही वो वापस रूम में जाने के लिए पलटी मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने मौजूद चीज ने उसको वहीं रोक दिया। दरवाजे के बीच में खून में लथपथ टूटी हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था और सबसे ज्यादा डरावनी चीज उस ढेर के बीच में मौजूद चटकता हुआ सर था जिसके खुलने और बंद होने से कड़कड़ कड़ाक की आवाजें निकल रही थीं। फिर वो हड्डियां सिमट कर
एक वजूद की शक्ल में बदलने लगीं। मार्था डर से पीछे हटने लगी और हटते हटते वो मिरर की तरफ बढ़ने लगी। अब वो चीज़ चल रही थी जिससे कड़कड़ की आवाज़ निकल रही थी। मार्था मिरर से टकरा गई। अब और पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। इतने में वो चीज़ मार्था के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मार्था की आंखें डर से फटने लगीं। फिर उस चीज़ के हाथों ने मार्था के मुंह में अपने दोनों हाथ डाल दिए और एक झटके से उसका मुंह चीर दिया। मार्था तड़प कर गहरे सांस लेने लगी और ठंडी हो गई। वो चीज़ मार्था को बालों से खींचकर मिरर के अंदर ले गई। एमिली और जेनिफर काम ख़त्म करके अपने रूम में चली गईं। सैम थका हुआ था, इसलिए वो मार्था का इंतज़ार करते करते सो गया। सुबह जब सब नाश्ते की टेबल पर आए तो मार्था गायब थी। उसे सारे घर में तलाश किया गया मगर वो नहीं मिली। ऊपर जेनिफर और सैम मार्था को ढूंढने गए तो मार्था नहीं मिली मगर उसका क्रॉस बाथरूम में लटका हुआ था। जेनिफर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मॉम, मॉम कहाँ हैं आप? सैम भी अपने आप पर जब्त करते हुए जेनिफर को संभालने लगा। फिर सब नीचे जमा हो गए। एक बार फिर पुलिस उनके घर आई। इन्वेस्टिगेशन हुई मगर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ पता नहीं चला। उनके घर से पहले ही 2 बच्चे गायब थे। अब एक और फैमिली मेंबर गायब था। मुझे लगता है कि कोई आप लोगों को ज़ाती दुश्मनी का निशाना बना रहा है, वरना अगर किडनैपिंग का मसला होता तो अब तक आप लोगों को कॉल आ गई होती। खैर, हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। आप लोगों के बच्चे और मिसेस मार्था को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कहकर इंस्पेक्टर चला गया। अगले ही रोज़ कैमरून फैमिली ने वो घर भी छोड़ दिया। जॉन और रोज़ आज ही ट्रांसफ़र होकर इस शहर में आए थे। जॉन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और रोज़ उसकी बीवी। अभी तो वो कंपनी के गेस्ट रूम में थे मगर उन्हें जल्द ही घर ढूंढना था क्योंकि 1-2 दिन नहीं बल्कि मुस्तकिल रहना था। एजेंसी ने जॉन और रोज़ को बताया, इस सीज़न में सिर्फ एक घर खाली है। अगर आप देर करेंगे तो उससे भी जाएंगे। घर आप दोनों के हिसाब से काफ़ी बड़ा है मगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आगे आपकी मर्जी। जॉन और रोज़ ने घर देखा। घर बहुत बड़ा और शानदार था। दोनों को किराए की फिक्र नहीं थी क्योंकि वो कंपनी पे करती। रोज़ को घर बहुत पसंद आया। अब उन्हें जल्दी जल्दी शिफ्ट करना था क्योंकि 3 दिन बाद जॉन को ऑफिस ज्वाइन करना था। शिफ्टिंग शुरू हो गई। 2 दिन उसमें लग गए। फिर सब सामान को अनपैक करना था। जॉन ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि कंपनी ने यहाँ नया ऑफिस बनाया था और जॉन को सिर्फ ऑफिस की फिक्र थी। रोज़ को ये सब पहाड़ लग रहा था। जॉन ने ऑफिस के लोगों से बात की। उन्होंने मदद कर दी और जॉन का काम आसान हो गया। जिंदगी धीरे धीरे रूटीन में आ गई और वो दोनों नए घर में सेट हो गए। एक शाम रोज़ ने होल चिकन को रोस्ट करने के लिए ओवन में रखा। सॉस वो बना चुकी थी। अब वो फ्रूट सैलेड बना रही थी। वो जॉन और अपने लिए डिनर तैयार कर रही थी। उसने एक नज़र चिकन को देखा। ओ नो, चिकन कहाँ गई? रोज़ को जैसे करंट लग गया। ओवन बिल्कुल खाली था। ग्रिल घूम रही थी। रोज़ को अच्छी तरह याद था कि उसने ओवन में चिकन रखी थी। चिकन कहाँ गई आखिर? अभी वो बड़बड़ा ही रही थी कि सीढ़ियों पर धस से कोई चीज़ गिरी तो वो चौंक कर किचन से बाहर आई और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रोज़ के सामने कोई चीज़ पड़ी दिखी। उसने उसको उठाया तो वो चिकन का उधड़ा हुआ लेग पीस था जो कि कच्चा था मगर सिर्फ हड्डी, गोश्त गायब। रोज़ ऊपर चढ़कर कॉरिडोर में पहुंची। वहां अंधेरे में चप चप की आवाज़ के साथ हल्की सी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। रोज़ समझी कोई बिल्ली है, इसलिए उसने लाइट जलाई। उस जगह जॉन नीचे ज़मीन पर मिरर के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। चिकन उसके दोनों हाथों में थी और उससे भाप उठ रही थी।
और वो उसे नदीदों की तरह दांतों से नोच कर खा रहा था। उसके साथ चप चप की आवाज भी निकाल रहा था। वो चिकन को फंफोड़ रहा था। रोज को बहुत गुस्सा आया। जॉन, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है, बिल्कुल जंगली लग रहे हो, और ये तो कच्ची है, और तुम। बात करते हुए रोज की नज़र मिरर की तरफ गई तो उसे ब्रेक लग गए। मिरर में जॉन का अक्स नहीं था। रोज ने कांपते हुए आंखें नीचे की तो उसकी खिखी बन गई। वहां खून में लथपथ एक भयानक चीज थी जो कि उकड़ू बैठी थी, और उसके दोनों हाथ उसके सर पर रखे हुए थे, जिनकी हड्डियां टूटकर लटक रही थीं। उस चीज ने सर ऊपर उठाया तो रोज डर से कई कदम पीछे लड़खड़ा गई। इतना भयानक चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। रोज ने हिम्मत की और पलट कर भागी, मगर पीछे से कड़कड़ की आवाज उसके करीब, बिल्कुल करीब, कान के पास आई। रोज ने अपने बाएं तरफ देखा। वो चेहरा उसके बराबर में था। रोज अपना बैलेंस खो बैठी और धड़ाम से नीचे गिर गई। दर्द की तेज लहर उसके घुटने में दौड़ गई। वो चीज आहिस्ता से आगे बढ़ी तो कड़क की आवाज आई। रोज जमीन पर गिरी, पीछे खिसकने लगी, मगर उन हाथों ने रोज के टूटे हुए घुटने को जोर से खींचा और रोज का घुटना अलग कर दिया। रोज गला फाड़ने वाली चीखें मारने लगी, और फिर उस चीज ने अपने नाखून रोज की गर्दन में पार कर दिए और तड़पती हुई रोज को अपनी वीरान आंखों से देखते हुए मिरर में घसीट लिया। जॉन घर आया तो काफी देर बेल बजाने के बावजूद रोज ने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर जॉन ने कमरे के नीचे से दूसरी चाबी निकाली जो इमरजेंसी के लिए थी। दरवाजा खोलते ही धुएं ने जॉन का स्वागत किया, जो कि पूरे घर में भरा हुआ था। जॉन खांसता हुआ अंदर आया। धुआं किचन से आ रहा था। जॉन ने देखा तो उसे धुआं अवन से निकलता दिखा। उसने अवन बंद किया और चिकन को निकाला, जो कि जलकर काला कोयला बन चुकी थी। जॉन समझा कि कोई इमरजेंसी हुई होगी, जो रोज को अवन में रखी चिकन का ख्याल न आया और वो चली गई होगी। उसने जल्दी से रोज को कॉल की, मगर फ़ोन घर पर ही था। 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और इस तरह शाम 7 बजे से रात के 2 बज गए, मगर रोज का कुछ पता नहीं चला। वो कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो लोग यहाँ किसी को नहीं जानते थे। जॉन ने सोचा उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, और इसीलिए उसने नंबर डायल करने के लिए रिसीवर उठाया ही था कि उसे आवाज़ आई, हेल्प। जॉन चौंक गया। ये तो रोज की आवाज़ थी, जो कि ऊपर से आ रही थी, मगर उन्होंने ऊपर का पोर्शन तो अभी खोलकर देखा तक नहीं था। रोज वहाँ क्या कर रही है? जॉन ने खुद से कहा और तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ा। कॉरिडोर में पहुंचकर उसे रोज स्टूल पर चढ़ी हुई नजर आई। वो ऊपर चढ़कर भी पंजों पर उचक कर कुछ उतार रही थी, जिसकी वजह से जॉन को सिर्फ रोज के सीने तक का हिस्सा नजर आ रहा था। वो मचान से कुछ निकाल रही थी। ओ कम ऑन रोज, तुम भी हद करती हो। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चिकन भी सारी जल गई है। जॉन धीरे धीरे आगे आ रहा था। मैंने कितनी आवाज़ें दी थीं, जवाब तो दे देती। मैं कितना परेशान हो रहा था। मैं तो पर जॉन के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए और वो अपनी जगह जैसे जम गया। जॉन की नज़रें मिरर पर टिकी रह गईं, जहां अब रोज तो थी, मगर उसके कंधों पर से उसकी गर्दन गायब थी और वो खाली जगह में हाथ चलाकर सामान इधर उधर करने के अंदाज में हरकत कर रही थी। इससे पहले कि जॉन हरकत करता, रोज का वजूद थम से जॉन के ऊपर कूद गया। जॉन चित जमीन पर था और वो सरकटा रोज का वजूद उसके सीने पर सवार हो गया था। जॉन का दम घुटने लगा। रोज तो पतली दुबली नाजुक सी थी और उसके वजूद का वजन जैसे पहाड़ था। फिर जॉन ने महसूस किया कि उसी वजूद में कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, जैसे कुछ टूट रहा हो। फिर वो वजूद जॉन के सीने पर खड़ा हो गया।
और फिजा में पैर ऊपर करके जॉन के दिल की जगह पर मारा तो जॉन तड़पने लगा। उसने अपने पैर को जॉन के गले पर रखा तो जॉन की सांस रुकने लगी। फिर कुछ ही लम्हों बाद जॉन खामोश हो गया और उसका वजूद मिरर के अंदर गायब हो गया। देखिए, जितनी जल्दी हमें है उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हमें 2 दिन के अंदर अंदर घर शिफ्ट करना है, सेरा ने फ़ोन पर एजेंट से कहा और डिटेल बताने लगी। एजेंट ने उन्हें शाम को आने का कहा और फ़ोन रख दिया। सेरा और लीना फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थीं और वो जहाँ रहती थीं उनकी मालिक मकान ने रूम उनसे खाली कराने का कह दिया था। हालांकि उन्होंने किराया बढ़ाने की ऑफ़र तक कर दी थी, मगर उसका कहना था बाहर से उसका बेटा, बहू और पोता आ रहा है, अब घर वो पर्सनल यूज़ के लिए रखेगी। दोनों बहुत परेशान थीं और 1 हफ्ते में से 4 दिन गुजर चुके थे, मगर कोई घर, कोई कमरा नहीं मिल रहा था। अब कुछ आस बंधी थी उनकी एजेंट से बात करने के बाद, वरना उन्हें सामान रोड पर रखना पड़ता, क्योंकि मालिक मकान ने मोहलत देने से साफ मना कर दिया था। दोनों पढ़ने के लिए अलग अलग शहरों से यहाँ आई थीं। दोनों शाम को घर देखने पहुँच गईं। घर क्या था, महल था। इतना बड़ा घर, ये तो हमारे लिए बेकार है, दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा। मुझे पता है मैडम, मगर अभी सिर्फ यही मकान खाली है और आपको 2 दिन के अंदर शिफ्ट करना है। आपको तो फौरन रहने के लिए घर चाहिए था, तो फिलहाल आप ये घर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप 1 महीने के अंदर दूसरा घर ढूंढ लीजिए और 1 महीने का किराया अदा कर दीजिएगा। मगर इसका किराया, सेरा ने पूछा। जितना आप पहली जगह देती थीं उससे 15% ज़्यादा दे दीजिएगा, वो भी इस वजह से कि आप दोनों स्टूडेंट हैं और परेशान हैं, एजेंट ने कहा तो दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। अच्छा ये बताएं, ये घर इतना बड़ा और शानदार है, फिर खाली क्यों है? लीना के सवाल पर एजेंट लम्हा भर के लिए सटपटा गया, फिर संभल कर बोला, खाली क्यों होता है घर जब कोई नहीं रहता हो? मेरा मतलब है कि अभी किराएदार खाली करके गए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं किसी और को दिखा देता हूँ। अभी भी कई लोग हैं लाइन में, मगर मैंने आपको सबसे पहले बताया था। एजेंट ने कारोबारी अंदाज में बात बनाई। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे। खैर, आप एग्रीमेंट तैयार कर लें, हम किराया अभी दे देते हैं। लीना ने सोचा कि कहीं घर हाथ से निकल ना जाए। अरे ऐसी क्या बात है, कोई जल्दी नहीं है मैडम, एजेंट ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। सेरा आ जाओ भाई, लीना ने चीख कर सेरा को आवाज़ें दी, जिसने म्यूज़िक को फुल वॉल्यूम पर किया हुआ था, मगर वो थिरकने में लगी हुई थी। लीना पैर पटकती हुई कमरे में आई और म्यूज़िक प्लेयर ऑफ कर दिया। व्हाट हैपेंड? सेरा ने भौं चढ़ाकर कहा। सेरा, डिनर इज़ रेडी, लीना ने कहा तो सेरा शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी यार, मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये डिनर टाइम है, और दोनों डिनर टेबल की तरफ बढ़ने लगी। क्या बनाया है आज? सेरा ने पूछा। 1 फ्राइड राइस एंड नूडल्स एंड एप्पल पाई, लीना ने सीने पर हाथ रखकर कहा तो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। लीना का ताल्लुक चाइनीज़ फैमिली से था। वो थोड़ी बेहतर कुक थी, इसलिए किचन की ड्यूटी उसकी थी। सेरा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? लीना ने नवाला चबाते हुए कहा। कहाँ यार, आज कोशिश करती हूँ पूरा कर लूँ, सेरा ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर दोनों बातें करते हुए डिनर करने लगीं। सेरा ने क्रिटिकल व्यू से अपनी पेंटिंग को देखा। वो एक औरत का चेहरा था जिसके एक्सप्रेशन मुस्कुराते हुए थे। सेरा ने गरम गरम भाप उड़ाती कॉफ़ी का सिप लिया और मुड़कर मग साइड टेबल पर रख दिया। फिर जैसे ही वो ब्रश और रंग उठाकर मुड़ी तो ऐसे उछली जैसे किसी पिच्छू ने डंक मार दिया हो। तस्वीर में मौजूद चेहरे की आंखें बंद थीं और गालों पर आंसू थे और एक्सप्रेशन तकलीफ दे थे। सेरा अपनी जगह सुन्न हो गई, फिर संभल कर मुस्कुराई। अच्छा, तो ये लीना की शरारत है।
उसने तस्वीर बदल दी है। फिर वो दबे कदमों इधर उधर देखती हुई लीना के रूम के बाहर आई। दरवाज़ा बंद था। उसने हल्का सा खोला और अंदर झांका। लीना गोद में लैपटॉप रखे अपनी मॉम से चैट कर रही थी। वो बातों में बिल्कुल मगन एक हाथ में गर्दन में मौजूद क्रॉस को घुमा रही थी और किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। सेरा परेशान सी वापस रूम में आई। उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी। वो पहले जैसे मुस्कुराते चेहरे की थी। लगता है मुझे अपनी नज़र टेस्ट करवानी पड़ेगी। सेरा ने हल्के से खुद ही अपने सर पर चपत लगाई। फिर कॉफ़ी का सिप लिया और ब्रश लेकर तस्वीर के सामने आ गई। मगर अब तो डर से उसके पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। तस्वीर में बनी शक्ल के आंसू लाल रंग के हो चुके थे। सेरा ने हिचकिचाते हुए उन्हें हाथ लगाया तो उसको चिपचिपाहट महसूस हुई। सेरा ने ब्रश फेंका और गहरे गहरे सांस लेने लगी। फिर एकदम थक से रह गई क्योंकि तस्वीर में मौजूद चेहरे ने अपनी बंद आंखें खोल दी थीं। वो गिरती पड़ती दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो कॉरिडोर के बड़े से मिरर में अपना आप दिखाई दिया। वो सीढ़ियाँ उतरने वाली थी कि पीछे से उसे लीना की आवाज़ आई, सेरा। सेरा ने मुड़कर देखा तो लीना मिरर से कुछ फासले पर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। सेरा दौड़कर उसके पास आई। लीना देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी तस्वीर। कहते कहते सेरा ने लीना को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो उसकी चीख निकल गई। वो लीना के बजाय तस्वीर वाली औरत थी और देखते ही देखते उस औरत की आंखों से खून की धारियां फूट पड़ीं और उसने कोई चीज़ सेरा के मुंह पर इतनी जोर से मारी कि सेरा का जबड़ा टूट गया। दर्द से सेरा का दम निकल रहा था। उस औरत ने सेरा के सीने में अपना हाथ घुसेड़ा और मुट्ठी में उसका दिल लेकर भींच दिया। सेरा जमीन पर गिर पड़ी और औरत सेरा को बालों से घसीटती हुई मिरर में ले गई। सुबह कॉलेज जाने के लिए सेरा का लीना वेट कर रही थी मगर वो अभी तक नहीं आई थी। लीना ने सेरा के रूम में झांका मगर वो बिल्कुल खाली था। सेरा, लीना ने पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। सेरा का मोबाइल भी सामने पड़ा था। लीना ने सारे फ्रेंड्स को कॉल की मगर किसी को सेरा का पता नहीं था। लीना पुलिस स्टेशन गई तो वहां जाकर उसके सर पर बम फट गया। ऑफिसर ने बताया उस घर से पहले भी काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं जिनका कुछ पता नहीं है। घर लेने से पहले आपको मालूमात तो करनी चाहिए थी। खैर, अब पहली फुर्सत में आप वहाँ से निकलिए। उस घर में अकेले रहना किसी तरह से सही नहीं है। लीना अपनी एक दोस्त मार्टिना के पास आ गई। मार्टिना ने लीना से कहा, लीना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात मानो तो किसी ऐसे आदमी से मिलो जो जादू वगैरह जानता हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लीना ने कहा, हाँ मेरा दिमाग ठीक है। मुझे ये कोई और ही चक्कर लग रहा है क्योंकि जो लोग भी गायब हुए हैं उनका अब तक कुछ पता नहीं चला। ज़रूर ये किसी अनदेखी ताकत का किया धरा है। मार्टिना बोली तो लीना सोच में पड़ गई। मगर मैं तो किसी ऐसे को नहीं जानती, लीना बोली। मैं एक इंडियन लेडी को जानती हूँ, बरखा दीक्षित। हम उनके पास चलते हैं। अगले दिन वो दोनों बरखा दीक्षित के पास पहुँच गईं और बरखा को सारी बात बताई तो बरखा ने कहा ये काम वहीं जाकर होगा और फिर उन लोगों ने रात का वक्त उस घर में जाने के लिए तय कर लिया। बरखा दीक्षित ने घर के अंदर आकर इधर उधर देखा। वो लगातार कुछ पढ़ रही थी। लीना उसके पीछे थी। फिर वो लोग सीढ़ियाँ चढ़कर मिरर के सामने पहुँचे तो बरखा दीक्षित ने हाथ के इशारे से लीना को रोक दिया। फिर उसने अपने बैग से मिट्टी निकालकर हिसार यानी फेंस बनाया और खुद लीना को लेकर ज़मीन पर बैठ गई। उसके होठ हिल रहे थे और नज़रें मिरर पर थीं। कड़कड़ की आवाज़ आई और मिरर में हरकत हुई। एक टूटा हुआ हाथ बाहर निकला, फिर एक चेहरा। ओ गॉड! लीना ने पूरी ताकत से
बरखा के बाजू को थाम लिया। इतना डरावना चेहरा, जगह जगह से टूटा हुआ, उसका पूरा वजूद टूटा फूटा पंजर था जो खिसट खिसट कर बाहर आ रहा था। फिर वो एक तरफ रुक गया। कौन हो तुम? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह बेगुनाह लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा। अपना मकसद बताओ। बरखा दीक्षित ने जोर से कहा तो कुछ लम्हों बाद मिरर से लहरें उठने लगीं और फिर नजर आया सेरेना ने रिचल और टॉम के लिए डिनर का अरेंजमेंट किया था। डिनर टेबल पर दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। रिचल ने जब उसे केक देते हुए कहा, तुम्हारे गरीब दोस्तों ने खुद घर में इसे बनाया है, तो सेरेना ने उसे गले से लगा लिया था। सेरेना ने रिचल के कहने पर सबसे पहले केक खाना शुरू किया। अभी उसकी प्लेट खाली भी नहीं हुई थी कि रिचल और टॉम के चेहरे उसकी आंखों के सामने लहराने लगे। सेरेना ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और ज़मीन पर गिर पड़ी। लगता है जहर ने अपना असर दिखाया है, रिचल ने खबासत से कहा। टॉम अपनी गाड़ी से लेदर बैग निकाल लाया और फिर दोनों ने जल्दी जल्दी सेरेना को तोड़ मरोड़ कर बैग में डाल दिया। बैग का मुंह बंद करने के दौरान सेरेना ने हरकत की। अरे ये तो जिंदा है, रिचल ने घबरा कर कहा। टॉम ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और बोला, ऊपर की मंजिल पर ले चलो। फिर दोनों सेरेना को बेदर्दी से घसीटते हुए कॉरिडोर में पहुंचे और बिल्कुल सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर सेरेना को उसमें ले आए। मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है। कौन है? बैग से सेरेना की आवाज़ आई। मैं हूँ, तुम्हारी फ्रेंड रिचल। और ये कहते हुए ठहाके लगाने लगी। टॉम दौड़कर नीचे आया और आतिशदान के पास रखी लोहे की रॉड उठाकर ऊपर ले आया। फिर उसने बंद बैग के ऊपर पूरी ताकत से रॉड मारी। सेरेना की दर्दनाक चीख उस वक्त अगर कोई सुन लेता तो उसका कलेजा फट जाता, मगर वो दोनों ठहाके लगाते रहे। टॉम के लगातार वार से सेरेना का काम तमाम हो गया। टॉम ने रॉड वहीं फेंकी और नीचे आ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। कमबख्त ने भुरकस निकाल दिया। बहुत जान थी। मरने में इतना वक्त लगाया? टॉम ने खड़ी देखते हुए बेहिसी से कहा। इतने में रिचल ड्रिंक तैयार करके ले आई और दोनों सेरेना की मौत का जश्न मनाते हुए ठहाके लगाने लगे। फिर टॉम ने दूसरे इलाके से मजदूर बुलवा कर उस कमरे के दरवाजे को फुल साइज मिरर लगवा कर उसके पीछे छिपा दिया। किसी को पता भी नहीं चल सका कि उस मिरर के पीछे कोई कमरा भी है, और दोनों सेरेना के घर को बेचकर दूसरे शहर चले गए। मिरर छनाके से टूटकर किरची किरची होकर फिजा में बिखर गया और घूमने लगा। सेरेना, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा मकसद ज़रूर पूरा करूँगी, मगर तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। बेगुनाह लोगों को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। बरखा दीक्षित के कहने पर वो किरचियाँ ज़मीन पर बिखर कर खामोश हो गईं और सेरेना का वजूद भी गायब हो गया। लीना और बरखा पुलिस के साथ उस घर में आईं और उस कमरे से लेदर बैग और लोहे की रॉड बरामद करवाई। जब बैग खोला गया तो उसमें हड्डियों का चूरा था और एक खोपड़ी जो जगह जगह से चटकी हुई थी। लीना की आंखों से आंसू जारी हो गए। बरखा के मुंह से आह निकली। किस कदर दर्दनाक तरीके से मारा है बेचारी को, वो भी जीती जागती को इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मौत मिली, और अफसोस से गर्दन हिलाने लगी। रिचल और टॉम ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सके। दूसरे शहर की पुलिस की मदद से दोनों पकड़े गए। आधी रात का वक्त अचानक जेल की दीवार से कड़कड़ की आवाज़ आई। रिचल और टॉम उठ गए। अंधेरे में एक साया करीब आ रहा था जिसमें वो आवाज़ आ रही थी। जब दोनों ने गौर किया तो डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो सेरेना थी जो सर से पैर तक खून से नहाई हुई थी। जगह जगह से सर फटा हुआ था। उसकी आंख भी फूट गई थी।
खून बहकर जमीन पर गिर रहा था। जिस्म की एक एक हड्डी टूटकर खाल फाड़ कर बाहर लटक रही थी और एक पंजा टूटकर पीछे मुड़ा हुआ था। जब सेरेना जमीन पर एक पैर घसीटने से आगे बढ़ती तो वो हड्डियां एक दूसरे से टकराकर कड़कड़ की आवाज पैदा करती। रिचल का तो डर से ही हार्ट फेल हो गया, जबकि अगली सुबह जेल के दरवाजे की सलाख बीच से मुड़कर अलग हुई थी और उसकी नोक पर टॉम लटका हुआ था। सलाख गर्दन से घुसकर चेहरा फाड़ती हुई सर से बाहर निकली हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।